ममता बनर्जी अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। बंगाल में 3 एम फैक्टर हैं जो चुनाव के नतीजों को तय करते हैं। महिला, मुसलमान और मतुआ। मतुआ समाज का समर्थन बीजेपी के पास था, तो दीदी के पास महिला और मुसलमान की ताकत थी। लेकिन इस चुनाव में मुस्लिम वोट बिखर रहा है। उसके कई दावेदार आ गए हैं और महिलाएं ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी एक हिंदू वोट हासिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। 3 दिन बाद बंगाल में पहले फेज की वोटिंग है। रिमोट महिला वोट के पास है। वो मोदी वाला बटन दबाएंगी या फिर दीदी वाला। चुनाव आयोग और ईडी भी फुल एक्शन में है। इसका क्या मैसेज जा रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस दोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। योगी ने बंगाल में ऐसी बात कह दी है जिसका जिक्र बंगाल चुनाव के आखिरी दिन तक होगा। योगी ने बंगाल के हिंदुओं को उनका भविष्य दिखा दिया है कि अगर बंगाल में हिंदू एकजुट होकर वोट करते हैं तो क्या होगा, और अगर हिंदू बंट गए तो क्या हो सकता है। माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ एक एक हिंदू वोट गिन रहे हैं, क्योंकि हिंदू बंटते हैं कभी जातियों में तो कभी विचारधारा के नाम पर, जबकि मुस्लिम एकजुट होकर एक ही जगह पर वोट करते हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। पिछले विधानसभा में 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था, लेकिन इस बार दीदी के सबसे मजबूत एम फैक्टर में कई पार्टियां सेंधमारी कर रही हैं।
मुर्शिदाबाद इलाके में हुमायूं कबीर की पार्टी है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में आईएसएफ अपनी ताकत दिखा रही है, तो कांग्रेस का पूरा जोर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। कांग्रेस ने मालदा जिले की मालतीपुर सीट से मौसम नूर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस जिले में मौसम नूर के परिवार का लंबे समय से सियासी दबदबा रहा है। मालदा सीट पर 8 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी मौसम नूर के चाचा थे। मौसम नूर की मां रूबी नूर ने भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया और सुजापुर सीट से 4 बार विधायक रही। मौसम की चचेरी बहन ईशा खान चौधरी मालदा दक्षिण से कांग्रेस सांसद हैं। मौसम नूर 2008 में सुजापुर सीट से पहली बार विधायक बनी। 2009 और 2014 में वो मालदा उत्तर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के खागेन मुर्मू से हार गई। 2020 में उन्हें टीएमसी की ओर से राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी। कांग्रेस ने उन्हें मालतीपुर सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस को भरोसा है कि मौसम नूर न सिर्फ अपनी सीट जीतेंगी, बल्कि पूरे मालदा और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। मौसम नूर मालतीपुर में लगातार प्रचार कर रही हैं। इस वक्त मौसम नूर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मालतीपुर में मैं देख रहा हूं कि विरासत बचाने और सत्ता बचाने की जंग चल रही है, दोनों में आमने सामने। क्या लग रहा है, भारी कौन पड़ने वाला है? ये तो लोगों के ऊपर है, पर जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं सुबह से इतना धूप है, फिर भी लोग बाहर निकल के उन लोग का समर्थन, उन लोग का प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है और एंटी इनकम्बेंसी भी है, करप्शन का चार्जेस भी है, इसलिए। और जब मैं एमपी थी 10 साल ये मेरे एरिया में था, तो मैं लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, तो लोग मुझे पहचानते हैं, तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। जो बार-बार मछली बंगाली सभ्यता इसकी बात कर रही है ममता दीदी, उसको लेकर क्या कहेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी? देखिए, ये आप विभाजन का जो पोलराइजेशन का जो राजनीति चल रहा है, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। और लोग 2021 एनआरसी का जब इशू था तब ज़्यादा पोलराइजेशन था, पर अभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और हम लोग बहुत आशावादी है कि कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस बार खाता खुलेगा कांग्रेस का? 100% खुलेगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और पूरे बंगाल में आप देखेंगे कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मौसम नूर की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस को भरोसा है कि मौसम नूर के सहारे न सिर्फ बंगाल में कांग्रेस का खाता खुलेगा, बल्कि कांग्रेस डबल डिजिट तक भी पहुंच जाएगी। आज संविधान को बचाना है, आज संविधान के तहत हमको रहना है। हमको इनके कानून पे नहीं, ये तो गुंडा राज लाना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। भाजपा सरकार जब तक रहेगी संविधान खत्म हो जाएगा। आज हमको जो न्याय मिलना है वो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है, और कांग्रेस पार्टी विरासत बच जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ये बहुमत से जीतेगी। मौसम नूर जो है बहुमत से जीतेगी, ये देख लीजिएगा, माहौल बता रहा है। देखिए इधर पूरा। क्या आपका कहना है? मिंटू वाली। क्या लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो हमारा तरफ से बहुत अच्छा है हमारा एरिया में। लेकिन यहाँ पिछली बार टीएमसी बड़ी मतों से 92,000 वोट से जीती थी। हाँ, पिछले बार जीती थी, इस बार नहीं जीत पाएगी। इस बार वोट का जनसंख्या का आदमी बहुत अच्छा बोल रहे हैं इस बार। मालदा मुर्शिदाबाद में वोट भी तो खूब कटे हैं। हाँ, इस बार वोट काटे हैं, लेकिन अब फिर भी जितना भी है वोट आएगा, बहुत वोट मिलेगा हमारे तरफ। बंगाल में वोट डालना बड़ी चुनौती है। यहाँ वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद भी हिंसा होती है। बंगाल में 5 जिले ऐसे हैं जो हिंसा का एपीसेंटर बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण परगना, इन जिलों में विधानसभा की 85 सीटें हैं और मुस्लिम आबादी 35 से 66% के बीच है। इन जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर हिंसा होती है। हिंदू से हो रही हिंसा ने बंगाल का पूरा सच हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में बंगाल से लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंगाल के चुनाव में घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार घुसपैठ के लिए टीएमसी पर सवाल उठा रही है। दरअसल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े कई इलाके ऐसे हैं जहां कोई फेंसिंग नहीं है।
जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि मालदा जैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ में कमी जरूर आई है, लेकिन पहले से भारत में आ चुके बांग्लादेशियों की पहचान करना अब मुश्किल हो गया है। बंगाल चुनाव में इस बार घुसपैठ का मुद्दा काफी बड़ा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे हुए काफी सारे जगहों पर फेंसिंग नहीं लगाए गए हैं। वैसे ही एक जगह पे हम लोग इस वक्त पहुंचे, ये है मालदा का वैष्णव नगर का सुखदेवपुर। यहाँ पर फेंसिंग तो दिखा जा रहा है, लेकिन एक जगह के बाद और फेंसिंग नहीं है। इस जगह पर फेंसिंग खत्म हो चुका है और फेंसिंग खत्म होने के बाद इस जगह से लेते हुए लगभग 1 किलोमीटर जो जगह है उस जगह पे कोई भी फेंसिंग नहीं लगे हुए हैं और इसके वजह से यहाँ पर बीएसएफ की तैनाती काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के जरिए यहाँ पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है छोटी छोटी यहाँ पर कैंप लगाया गया है बीएसएफ की तरफ से। उस कैंप से के जरिए भी नज़र रखा जाता है कि कोई भी घुसपैठ ना हो। हालांकि ये जगह जो है, इस जगह का फेंसिंग लगाने के लिए बीजेपी के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो ये सारे जो फेंसिंग का काम बाकी है वो फेंसिंग का काम किया जाएगा और घुसपैठ भी बंद किया जाएगा। बंगाल का चुनावी लैंडस्केप तेजी से शिफ्ट हो रहा है। 2021 में बीजेपी सिर्फ उत्तर बंगाल के जंगल महल तक ही सीमित थी, लेकिन 2026 में वो दक्षिण बंगाल और कोलकाता, सॉल्ट लेक्स जैसे शहरी इलाकों में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर इस बार दीदी के विकास के दावों पर भारी पड़ता दिख रहा है। 2021 में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे को जमकर उठाया है। बीजेपी का हर नेता टीएमसी पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी बंगाल में झूठ एस्टैब्लिश कर रही है, जबकि घुसपैठिए मालदा हिंसा जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये तो पागल हो गई है। डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री का वोट किसका था? घुसपैठियों का था। वो भाग गए हैं। बॉर्डर से कितने लोग भागे हैं, सब मीडिया ने सबको दिखाया है। तो ये डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री वोट, ये जो नाम बाद हुआ है, ये तो सब वही लोग घुसपैठिए हैं। यहाँ 10 करोड़ इसी रूट से 10 करोड़ घुसपैठिया, जिसको अनुप्रवेशकारी बांग्ला में कहते हैं, ये सारे भारत में फैले हुए हैं। तो इनको तो दिया कर और पुशबैक भी किया जाता है। तो इनको ये इनको झूठ बोलने की एक आदत हो गई है और झूठ को ये एस्टेब्लिश करती हैं। अब ये कहती हैं कि 1 सेकंड में एक कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो दूसरे कम्युनिटी को 12 से 13 बजा देगा। ये मुख्यमंत्री के बयान है। 100 दिन, मैं आपके चैनल से एक बात पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी से आप पूछिए कि पिछले 100 दिन में उन्होंने बंगाल के उन्नयन के लिए क्या बात कहा। कभी कहती हैं कि बीजेपी आएगा तो मछली मांसो खाना बंद कर देगा। एक इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं। कभी आएंगे तो ये कर देगा, वो कर देगा, जबरदस्ती वोट दखल करेगा। अरे वोट दखल का यूएसपी आपके ऊपर पास है जी। आप बीजेपी का कहाँ क्षमता है किसी का वोट दखल करने? बीजेपी अपने जेन्युइन वोट से 2 करोड़ 39 लाख वोट मिला है उसको, और आपका इलीगल वोट कम से कम 1.5 करोड़ पड़ा है। बैरकपुर कभी टीएमसी का गढ़ था। अर्जुन सिंह 4 बार भटपारा से टीएमसी के सिंबल पर चुनाव जीते, लेकिन 2019 में अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव जीत लिया। 2022 में वो वापस टीएमसी में लौट आए। 2022 में वो वापस टीएमसी में लौट गए। 2024 में अर्जुन सिंह ने फिर पाला बदला और वापस बीजेपी में आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली। बैरकपुर की 7 विधानसभा सीट में से 6 पर टीएमसी को लीड मिली, लेकिन नोआपारा सीट से अर्जुन सिंह के चुनाव लड़ने से पूरा सियासी माहौल बदल गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस बार 7 सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी। मैं तो बैरकपुर का 7 सीट ही निकल रहा है। सभी बीजेपी निकल रहा है। सभी 7 सीट निकलेंगे। मुद्दा क्या अहम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दीदी तो महिलाओं को 1500 रुपए जो दे रही है, इस मुद्दे को भुना रही है। हम लोग तो उसके बाद ही, हमारा 4 तारीख को सरकार बनेगा, रिजल्ट निकलने के बाद उसके बाद हम लोग भी 3000 का प्रकल्प ले आए हैं। लोगों को बोले हैं, लोग अपना फॉर्म भरेंगे और हम लोग भी दे देंगे। यहाँ पर तो बीजेपी जीत रहा है, 7 का 7 जीत रहा है। पिछली बार का दूसरा बात रहा। अभी
आदमी निकल रहा है, रास्ता में देखने में निकल रहा है, सब जय श्री राम बोलता है, हर जगह मीटिंग हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो दीदी ने कोई काम किया है यहाँ पर? कुछ नहीं। आज इतना तरक्की किसका चलते हुआ? इन्हीं का चलते हैं। आज इनका दरकार खत्म हो गया, इसीलिए इनको सब खराब सोचते हैं, लेकिन नहीं, हमारे चाचा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। इसका सामने का शकल दाऊद इब्राहिम और अंदर का शकल इसका दाऊद इब्राहिम है। इसको तरी पार करना पड़ेगा कलकत्ता पोर्ट से। और इसका चिंटू मिंटू अच्छा से सुन लो, 2-4 यदि 5 माइक तार चोर जैसा कटवाते हो तो तुम्हारे पुलिस भी अंदर जाएंगे और तुम भी अंदर जाओगे। बंगाल में घुसपैठियों की बात हुई, मछली की बात हुई, अब चुनाव में दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। बंगाल में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीएमसी से जुड़े नेताओं के विवादित ऑडियो आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरेआम धमकी दी जा रही है। सबसे पहला बात, हम लोग टीएमसी कार्यकर्ता है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में रहता है, नाम सलीम हुसैन सिद्दीकी है। कलकत्ता में हम लोग का जैसा आदमी है जो ममता बनर्जी का होकर लड़ेगा, हम तो हाथ पकड़ रहे हैं, अगर मेरा बस चले तो कर दे लोग का। बंगाल की कोलकाता पोर्ट सीट पर इस बार सबकी नजर टिकी हुई है। 51% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर बीजेपी ने हाल ही में जेल से निकले राकेश सिंह को टिकट दिया है। राकेश सिंह का मुकाबला टीएमसी के फिरहाद हकीम से है, जो इस सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं और कोलकाता के मेयर होने के साथ दीदी की कैबिनेट के मंत्री भी हैं। पहली बार फिरहाद हकीम को उस सीट पर कड़ी चुनौती मिल रही है जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है। कोलकाता पोर्ट पर अभी हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा था, अब यहां दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र होने लगा है। आतंक मचा के रखा है ना कि अभी भी वोट नहीं करने देंगे, अभी भी इस्लाम खतरे में है, अभी भी यदि इस्लाम में कोई पैदा नहीं हुआ है तो वो बदकिस्मत है। आने वाले दिनों में यहाँ पे उर्दू बोले जाएंगे, बंगाल में बंगाली संस्कृति को मिटा देंगे ये लोग, इस तरीका का इन लोगों का भाषा है। तो इसका प्रतिवाद जो है, इसका प्रतिवाद खाली कानून के सहारे और थाना पुलिस, अभी भी थाना पुलिस में इन लोगों के ही चट्टे बट्टे लोग हैं। देखिए, मुस्लिम समाज जो है चाह के भी वोट देंगे नहीं, उनको यदि हम अपना गर्दन भी उतार के दे दें तो वोट देंगे नहीं। तो क्यों नहीं हम, जो समाज हमको वोट देगा और जो समाज हमको प्यार करेगा और जिस समाज का मेरे ऊपर में अधिकार रहेगा और उनका अभिमान रहेगा, तो उनको लेके हम काहे नहीं बढ़ेंगे, उनका बात को क्यों नहीं हम उठाएंगे, उन्हीं को क्यों नहीं लेके हम चलेंगे। योगी स्टाइल में यहाँ पर होने वाला है बहुत कुछ। योगी जी हम लोगों के एकदम ईश्वर हैं, उनका हर बात, देखिए कुछ अच्छे नेता हैं जिनके बातों पर अनुसरण करते हैं हम लोग, उनमें मोदी जी, योगी जी तो हैं ही। बंगाल में 3 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव के बीच ईडी का लगातार एक्शन जारी है। ईडी ने सन ग्रुप के मालिक जॉय कामदार को हिरासत में ले लिया है। उनसे सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। ईडी ने यह छापेमारी सोना पप्पू और जय कामदार मामले में की। आरोप है कि सोना पप्पू और उसका गैंग साउथ कोलकाता में एक बड़े इलाके में रियल एस्टेट की आड़ में जबरन वसूली जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा था। इससे पहले ईडी ने कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर शांतनु बिस्वास के ठिकानों पर रेड की। डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु बिस्वास के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम ने शांतनु बिस्वास से पूछताछ भी किया। शांतनु बिस्वास लंबे समय तक कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रह चुके हैं और इससे पहले कोयला घोटाले में उनको दिल्ली बुलाकर पूछताछ भी हो चुकी है।